दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशो एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज़ के बारे में जानेंगे कि ये रेशोज़ होती क्या हैं, इसको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, इन रेशोज़ का क्या फार्मूला होता है, और हम एक एग्जांपल के द्वारा भी जानेंगे कि इन रेशोज़ को हम कैलकुलेट करते कैसे हैं। अगर आप अकाउंट्स के प्रोफाइल में काम करते हो तो आपके लिए इन रेशोज़ के बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। जब भी आप किसी इंटरव्यू पे जाते हो तो भी आपको इन रेशोज़ के बारे में पूछा जाता है, या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे आप किसी बैंक के पास उस कंपनी के लोन की प्रपोजल लेके जाते हो, या आपके लोन के रिन्यूअल्स कराते हो और आप वहाँ पे बैंक का सीएमए डाटा बनाते हो, तो भी वहाँ पे आपको इन रेशोज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उस कंपनी का सीएमए डाटा बना सकते हो। या फिर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो तो उस बैलेंस शीट को फाइनल करने से पहले भी ये सारी रेशोज़ आपको वहाँ पे चेक करनी होती हैं। तो दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज़ यहाँ पे लिए हैं, जिसके बारे में मैं आपको पूरी कंप्लीट में डिटेल में यहाँ से बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप ये पूरी सारी रेशोज़ जानना चाहते हो तो आप पूरी कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप कुछ पार्ट्स में कुछ स्पेसिफिक रेशोज़ को यहाँ पे देखना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आप सीधा उस पर क्लिक करके सिर्फ उस वीडियो को ही उस रेशोज़ के बारे में भी जान सकते हो। तो उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा, अगर आपको इस रेशोज़ के बारे में पूरा आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। तो आज हम जिन रेशोज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं तो उनमें सबसे पहले करंट रेशो, फिर हम डिस्कस करेंगे क्विक रेशो, फिर कैश रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो एंड स्टॉक होल्डिंग पीरियड, फिर क्रेडिट टर्नओवर रेशो एंड एवरेज पेमेंट डेज, फिर डेट टर्नओवर रेशो, एवरेज रिसीवेबल डेज, डेट इक्विटी रेशो, डेट टू एसेट रेशो, फिक्स एसेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, DSCR यानी डेट टू सर्विस कवरेज रेशो, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड लास्ट में EPS अर्निंग पर शेयर। तो आज हम इन रेशोज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करंट रेशो एक तरह से कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में जानने के लिए हमें यूज़ की जाती है। जैसे कि करंट रेशो से हमें पता लगता है कि कंपनी अपनी जो करंट लायबिलिटीज़ है उसको पेड करने में कितनी सक्षम है, मतलब उसको कितनी जल्दी से वो पेड कर सकती है, कितनी आसानी से उनको पेड कर सकती है। करंट रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ की जरूरत पड़ती है, जिससे हम किसी भी कंपनी की करंट रेशो निकाल सकते हैं। अब बात आती है करंट एसेट क्या होती हैं। करंट एसेट कंपनी की वह एसेट होती हैं जिसको कंपनी एक साल में कैश में बदल सकती है, जैसे कंपनी की इन्वेंट्रीज, डेटर्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे बैंक बैलेंस, ये सब। यानी कि इससे कंपनी एक साल इन सारी एसेट को कंपनी एक साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको सबको करंट एसेट कहते हैं। और ऐसे ही जैसे हमारी करंट लायबिलिटीज़, अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, यानी जो करंट की देनदारी होती हैं उनको हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं जिससे हम सामान परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, एंड हमने कुछ शॉर्ट टर्म्स लोन ले रखे हैं, वो सब हमारी करंट लायबिलिटीज़ में आ जाती हैं। या कुछ भी हमारी अदर करंट लायबिलिटीज़ जैसे सैलरी पेबल्स या फिर वेजेस पेबल्स, या ये सब, मतलब जो भी हमें एक साल के अंदर पेड करना है उसको हम करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि हम करंट रेशो कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, करंट एसेट को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज से। यानी कि जब भी आप करंट एसेट को करंट लायबिलिटीज से भाग दोगे तो आपकी करंट रेशो आ जाएगी। और करंट रेशो हमेशा आपकी टाइम्स में आती है, यानी कि कुछ एक रेशो जैसे परसेंटेज में हम निकालते हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होती हैं हमारी मैक्सिमम परसेंटेज में आती हैं, बट हम करंट रेशो को टाइम्स में निकालते हैं। और करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से हम डिवाइड करके हमारी करंट रेशो आ जाती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ कि जैसे हमारी करंट एसेट 2 लाख की हैं और कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 1.5 लाख की हैं, तो इससे हमारी करंट रेशो क्या आएगी। अब 2 लाख को मैं 1.5 लाख से डिवाइड करता हूँ तो हमारी जो करंट रेशो आ जाती है 1.33 टाइम्स आ जाती है। तो जो कि एक सही रेशो मानी जाती है बैंक के व्यू से। अगर मैं बात करूं कि जैसे आप बैंक के पास जाओगे अपनी बैलेंस शीट लेके, तो बैंक को जो करंट रेशो आपकी चाहिए होती है वो 1.33 चाहिए होती है।
यानी बैंक जो आपकी करंट एसेट है उस पर 25% का मार्जिन रखता है। यानी कोई सोचता है कि आपकी जो करंट एसेट है वो 25% अगर उसकी वैल्यू डाउन भी हो जाती है तो भी आप अपनी सभी करंट लायबिलिटीज को आप पेड कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमने देखा कि हम करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, हमने करंट रेशो के बारे में जाना था कि करंट रेशो कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में बताती है। ऐसे ही जो क्विक रेशो है ये भी कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में बताती है, बट जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि क्विक रेशो मतलब क्विक लिक्विडिटी के बारे में बताती है। जैसे कि मतलब करंट जब हम करंट रेशो निकालते हैं तो वहाँ पे हम टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटीज लेते थे। तो यहाँ पे हमें कंपनी की करंट एसेट नहीं लेनी है, यहाँ पे हमें कंपनी की लिक्विड एसेट लेनी है। यानी कि लिक्विड एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके हमारी क्विक रेशो निकलती है। अब बात आती है कि लिक्विड एसेट कौन सी होती है हमारी। लिक्विड एसेट हमारी कंपनी की वो एसेट होती हैं जिसका अगला स्टेप यानी उसका अगला नेक्स्ट स्टेप कैश में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे बैंक में उसका पैसा आ जाता है। जैसे कैश और बैंक बैलेंस तो हमारा लिक्विड है ही है, और उसके अलावा अगर हम बात करें डेटर्स की तो डेटर्स को क्या हमने ऑलरेडी सामान जो भी हमने अपनी इन्वेंट्रीज उसको बेच रखी है तो उसका नेक्स्ट स्टेप हमें उनसे कैश रिसीव करना होता है। तो ऐसे ही कोई हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है हम उसको मैच्योर करा सकते हैं और उसको कैश में ले सकते हैं। तो बट इन्वेंट्री में ये चीज़ नहीं है। इन्वेंट्री में क्या होता है कि जब आप इन्वेंट्री आपके पास है उसको आपको सेल करना पड़ेगा फिर पैसा आएगा, यानी इसका नेक्स्ट स्टेप इसको कैश में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री को यहाँ से माइनस कर देंगे और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हम ऑलरेडी पेड कर चुके हैं और उसको हम एक्सपेंसेस के इंगेस्ट में एडजस्ट करना है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप हमें कैश में उसका जो नेक्स्ट स्टेप है मतलब वो हमें उससे कैश मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम करंट एसेट से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारी लिक्विड एसेट आ जाती हैं। और ऐसे ही हमने करंट लायबिलिटीज़ के बारे में जाना था कि करंट लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। करंट लायबिलिटीज़ होते हैं जिसे हमें एक साल के अंदर पेड करना होता है, वो लायबिलिटीज सारी उसको हम करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। इसलिए हमें क्विक रेशो जो निकालनी है, जो क्विक रेशो का फार्मूला है उसमें हम लिक्विड एसेट को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्विक रेशो आ जाएगी। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा जानते हैं। मान लो मेरी टोटल करंट एसेट कंपनी में 2 लाख की हैं और उसमें इन्वेंट्री मेरी 10,000 है और प्रीपेड एक्सपेंस मेरे 10,000 है। अब मेरे को यहाँ पे क्विक रेशो के लिए चाहिए क्विक एसेट, तो हम पहले क्विक एसेट निकालते हैं। तो मेरी टोटल करंट एसेट 2 लाख है, उसमें से मैं 10,000 इन्वेंट्री माइनस करता हूँ और 10,000 रुपये उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करता हूँ। तो मेरी जो लिक्विड क्विक एसेट आ जाएंगी वो 1,80,000 आ जाएंगी। और मेरे पास जो करंट लायबिलिटीज हैं वो 1,50,000 हैं। तो अगर मैं 1,80,000 को 1,50,000 से डिवाइड करता हूँ तो जो मेरी निकल गया तो 1.20 आता है, यानी कि जो मेरी क्विक रेशो आएगी वो 1.20 आएगी। और क्विक रेशो भी हमेशा टाइम्स में आती है। दोस्तों कैश रेशो निकालने के लिए हमें चाहिए होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करंट लायबिलिटीज की जरूरत। करंट लायबिलिटीज तो हमें पता है कि करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिसे हमें एक साल के अंदर पेड करना होता है। अब बात आती है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या शामिल किया जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे बैलेंस शीट में करंट रेशो के करंट एसेट के अंदर आते हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम कैश को और बैंक बैलेंस जो हमारे हैं तो उसको हम शामिल करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। यानी कि अगर हमें अपनी कैश एसेट निकालनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना है अपनी बैलेंस शीट से, तो हमें अपनी बैलेंस शीट से कैश को लेना पड़ेगा और जो हमारे बैंक बैलेंस है उन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे कैश एसेट आ जाएंगी। तो अभी हम फार्मूले की बात करें तो कैश रेशो का क्या फार्मूला होता है। कैश रेशो का फार्मूला होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि आपका कैश और बैंक बैलेंस जो बैंक में है उसको हम डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी से तो आपकी वहाँ पे कैश रेशो आ जाएगी। तो अब हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कैश रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैश रेशो के लिए जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चाहिए, तो हम मान लेते हैं हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी हमारा कैश और बैंक का बैलेंस 50,000 है और हमारी टोटल करंट लायबिलिटीज 1,50,000 है। अब कैश रेशो निकालने के लिए मैं अपने कैश एंड बैंक बैलेंस को यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को टोटल करंट लायबिलिटीज से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरी कैश रेशो आ जाएगी।
जैसे मैं मेरी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 50,000 है और जो टोटल करंट लायबिलिटीज है 1,50,000 है। तो 50,000 को 1,50,000 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ मेरी 0.33 टाइम्स कैश रेशो आ जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो होती क्या है। स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो से हमें पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस में जो स्टॉक है वो कितने दिन का स्टॉक पड़ा है हमारे गोडाउन के अंदर, चाहे हमारी ट्रेडिंग फर्म है या हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। तो हमारी एवरेज जो कंजम्पशन होती है वो कितने दिन का स्टॉक हमारे उसमें पड़ा है, इससे हमें इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशो से पता लग जाता है। अगर हमारी रेशो ज़्यादा कम होगी तो इसका मतलब हमारा जो स्टॉक है वो काफ़ी दिनों तक हमारे गोडाउन में पड़ा रहता है, जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें हमारी काफ़ी सारी वर्किंग कैपिटल फंसी रहती है। तो अब बात करते हैं कि स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला है वो है COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब COGS की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक जितना भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था उसमें परचेज को प्लस करना है, जो भी आपने मटेरियल परचेज किया पूरे साल के अंदर, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना उसमें से। तो आपकी क्या आ जाएगी, COGS आ जाएगी यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। उसको डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री से, यानी कि आपके पास जितनी ओपनिंग इन्वेंट्री थी और जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री उन दोनों को प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड करके आप एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से आप डिवाइड करेंगे तो आपकी स्टॉक टर्नओवर रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी स्टॉक टर्नओवर रेशो आएगी ये आपकी टाइम्स में आएगी। जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं, अगर आपकी COGS है 2 लाख, यानी कि आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आपकी फिगर्स आ जाती है COGS के, 2 लाख आ जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपका 65,000 है, क्लोजिंग स्टॉक आपका 35,000 है। तो आपका एवरेज स्टॉक कितना आ गया, 50,000 आ गया, मतलब टोटल 1 लाख होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया, एवरेज स्टॉक आ गया। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम निकालते हैं तो 2 लाख को डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से, यानी 2 लाख डिवाइड बाय 50,000 तो आपकी 4 टाइम्स में आएगी। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो आपकी टाइम्स में आएगी। अब इससे क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशो से हमें एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड से पता लग जाता है, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम एवरेज स्टॉक होल्डिंग डेज अगर पीरियड से उसको निकालने के हम यूज़ करते हैं। तो ये होल्डिंग पीरियड्स होता क्या है एक्चुअली, इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास जो स्टॉक है वो कितने दिनों का पड़ा है हमारे गोडाउन के अंदर। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका जो फार्मूला है, तो आपको जितने एक साल में मतलब जितने डे होते हैं, यानी जैसे 365 डे होते हैं, उसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशो से डिवाइड कर देंगे तो आपके क्या है वो डेज आ जाएंगे, यानी कि आप कितने दिन में आपका जो स्टॉक है कितने दिन में वो सेल हो रहा है। तो जैसे हम अब एग्जांपल के द्वारा यहाँ जान लेते हैं, जैसे अभी हमारे पास एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डे होते हैं, और स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारी कितनी आई थी, 4 आई थी। अब स्टॉक होल्डिंग पीरियड यानी हमारे पास गोडाउन में कितने दिन का स्टॉक पड़ा है वो हम इससे निकाल लेते हैं, एवरेज मतलब कितना हमारे पास स्टॉक पूरे साल में एवरेज कितने दिन का स्टॉक रहा है। तो हम 365 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 91.25 डेज आ गए, यानी 91 डेज आपका आ गया है, जो कि मतलब फिगर हाई है। अगर हमारी सपोज करो स्टॉक टर्नओवर रेशो ज़्यादा होती तो बिजनेस के लिए अच्छा होता, क्योंकि उसके डेज हमने कम स्टॉक गोडाउन में रखना पड़ना था और वर्किंग कैपिटल कम लगनी थी हमारी उसमें गोडाउन में रखने जो स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हाई रेशो क्या इंडिकेट करती है और लो रेशो क्या इंडिकेट करती है। जो स्टॉक टर्नओवर रेशो अगर हाई होगी तो उससे क्या इंडिकेट है और लो होगी तो क्या इंडिकेट है। जैसे मैंने बताया कि जितनी हाई होगी हमारी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो जितनी हाई होगी उतना होल्डिंग पीरियड हमारा कम आएगा, जो कि एक बिजनेस के लिए अच्छा है क्योंकि इससे हमारी वर्किंग कैपिटल उसमें कम फंसी रहती है और हमारी लिक्विडिटी बिजनेस में अच्छी बनी रहती है। अब दूसरे नंबर पर आती है लो रेशो। अगर हमारी जो स्टॉक टर्नओवर रेशो लो रहेगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो इन्वेंट्री का होल्डिंग पीरियड है वो ज़्यादा रहेगा, वर्किंग कैपिटल हमारी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशो के बारे में। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो क्या होती है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से एक्चुअली हमें ये पता लग जाता है कि हम जो अपने क्रेडिटर्स हैं उसे कितने दिन का क्रेडिट अवेल कर रहे हैं और हमें उसे कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं। यानी कि हमने क्रेडिटर से अगर 90 डेज़ के 90 दिन के पे उधारी पे माल ले रखा है तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसे 60 दिन के अंदर ही पेमेंट करी जा रहे हैं। अगर हमने 90 दिन का पे उधार माल लिया है तो हमें उसे 90 दिन के बाद ही पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर टर्नओवर रेशो से हमें हमारी जो परचेज है, जो उधार परचेज है और जो हमारे क्रेडिटर हैं उस दोनों के बीच का रिलेशन पता लग जाता है। तो अब बात करते हैं कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का क्या फार्मूला होता है। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का जो फार्मूला होता है परचेज
उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज क्रेडिटर से। तो परचेज को हम जब एवरेज क्रेडिटर से डिवाइड करते हैं तो हमारी क्रेडिटर टर्न रेशो आ जाती है, जो कि हमें टाइम्स में मिलती है, और उससे उसका हम यूज़ करते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए। तो जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि हम क्रेडिटर टर्न रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो परचेज है वो 2 लाख रुपए है, और ओपनिंग क्रेडिटर 65,000 है, और क्लोजिंग क्रेडिटर 35,000 है। तो टोटल हो गए 1 लाख, को इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 हमारे एवरेज क्रेडिटर आ जाएंगे। तो हमारी परचेज है जो 2 लाख है, और क्रेडिटर हमारे एवरेज क्रेडिटर आ गए 50,000। तो जो हमारी क्रेडिटर टर्न रेशो आई है वो 4 टाइम्स आई है। तो अब हम बात करते हैं एवरेज पेमेंट डेज की। तो एवरेज पेमेंट डे क्या होता है? एवरेज पेमेंट डे से हमें पता लग जाता है कि कंपनी कितने दिन के उधारी पे माल ले रही है, यानी कि अपने क्रेडिटर को कितने टाइम के बाद पैसा दे रही है। क्रेडिटर टर्न रेशो हमारी हेल्प करती है, यानी कि क्रेडिटर टर्न रेशो की हेल्प से हम एवरेज पेमेंट डे निकाल लेते हैं। तो एवरेज पेमेंट डे का जो फार्मूला है उसको हम 365 को डिवाइड करते हैं क्रेडिटर टर्न रेशो से, तो जिससे हमारे एवरेज पेमेंट डे आ जाता है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि अगर हमारे अभी जैसे हमने लास्ट में कैलकुलेट किया तो हमारी क्रेडिटर टर्न रेशो 4 आई थी। तो अब हम इसको 365 को 4 से डिवाइड करके, तो जो हमारे एवरेज पेमेंट डे आए हैं वो 91 डेज आए हैं। यानी कि इससे क्या हमें पता लग रहा है कि जो हम अपने हमारी कंपनी के अंदर पॉलिसी है, यानी जो हम अपने क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं वो 91 डेज के बाद दे रहे हैं। डेटर टर्नओवर रेशो से हमें सेल और हमारे जो डेटर्स हैं उसके बीच का जो संबंध है वो पता लगता है। यानी कि हमें डेटर टर्नओवर रेशो से ये पता लगता है कि हमें जो डेटर को हम सेल कर रहे हैं उसे हमें कितने दिन में पैसा आ रहा है। तो अगर आपकी डेटर टर्नओवर रेशो ज़्यादा होगी तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेटर से बहुत जल्दी पैसा आ रहा है, आपके जो डेटर्स हैं टाइम पे आपको पैसा दे रहे हैं। आपकी जो पॉलिसीज ही हैं उधार सेल करने की, आप ज़्यादातर सेल नगद पे करते हैं। तो अगर आपकी डेटा टर्न रेशो कम होती है तो उससे आपको पता लगता है कि आप ज़्यादा उधारी पे माल दे रहे हैं, आपके जो डेटर हैं वो टाइम से पैसा नहीं दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि हम डेटा टर्न रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डेटा टर्न रेशो का जो फार्मूला सेल को हम डिवाइड करेंगे एवरेज डेटर से। वैसे आप कहीं भी इंटरनेट पे पढ़ोगे तो वहाँ पे क्रेडिट सेल लिखा होता है, बट अब जब बैलेंस शीट की बात करते हो, प्रैक्टिकली बात करते हो, तो आपको क्रेडिट सेल कहीं पे पता नहीं लगेगी, क्योंकि जिसके पास आपकी बैलेंस शीट होगी आपकी टोटल सेल लेगा और वहाँ पे एवरेज डेटर लेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के द्वारा जानते हैं कि हम एक्चुअल में डेटा टर्न रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो हमारी बैलेंस शीट में जो सेल हो 2 लाख रुपए की आ रही है, और हमारे ओपनिंग डेटर हैं, यानी कि लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग डेटर्स है 65,000 रुपये हैं, और करंट ईयर के हमारे जो डेटर्स हैं क्लोजिंग डेटर्स हैं वो 35,000 रुपये हैं। तो हमारा जो एवरेज डेटर्स आ गए वो 50,000 हो गए। मतलब 1 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे, 65,000 प्लस 35,000 1 लाख हो गया, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। तो हमारे एवरेज डेटर हैं जो 50,000 हैं। अब मेरे को डेटर टर्न रेशो के लिए मैं सेल को अपने एवरेज डेटर से उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरी डेटर टर्न रेशो आ जाएगी। अब मेरी सेल 2 लाख रुपए है, एवरेज डेटर मेरे 50,000 हैं, तो जो मेरी डेटर टर्नओवर रेशो आ गया 4 टाइम्स आ गई है। तो अब जो डेटर टर्नओवर रेशो है इसका यूज़ हम करते हैं जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है, डेटर रिसीवेबल होल्डिंग डेज उसको बोल सकते हैं, वो कितने दिन में हमें पैसा आ रहे हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज रिसीवेबल डे या एवरेज कलेक्शन डे भी हम इसको बोलते हैं। इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें जो डेटर से पैसा आ रहा है वो कितने दिन में आ रहा है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जो फार्मूला है तो उसको आप जितने भी आपके साल में डेज होते हैं, जैसे 365 डे हैं, उसको आपको अपनी डेटा टर्न रेशो जो अभी आपने डेटा टर्न रेशो कैलकुलेट की है 365 को उससे डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या है जो एवरेज रिसीवेबल डे आ जाएगा, यानी होल्डिंग डे आ जाएगा। तो जैसे अभी हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं, जैसे हमारे साल में डेज कितने हैं 365 दिन है, और हमारी डेटा टर्न रेशो कितनी आई थी जो अभी हमने लास्ट में कैलकुलेट किया है वो 4 आई थी। तो अब डेटर हमारे जो एवरेज कलेक्शन डेज आई हैं, अगर हम डेटा टर्न रेशो को डेज में ऐसे बोल सकते हैं कि डेटा टर्न रेशो डेज में कितनी आई है, तो 365 को 4 से डिवाइड करके 91.25 है, यानी 91 डेज आई है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हमें जो डेटर से पैसा आ रहा है एवरेज पूरे साल में वो 91 डेज आया, यानी 91 डे के लिए हम डेटर्स को उधार पे माल बेच रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक हाई या लो
आपकी हाई या लो जो डेटा टर्नओवर रेशो है उससे आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाई रेशो के बारे में। तो आपकी डेटा टर्नओवर रेशो जितनी हाई होगी तो आपके बिजनेस के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि उससे साबित होगा कि आप का जो कलेक्शन है वो टाइम पे आ रहा है सभी डाइटर से, और आप कम उधार पे माल बेचते हो, कम रेट के लिए उधार माल बेचते हो। बात करते हैं लो रेशो के बारे में। लो रेशो क्या इंडिकेट्स करती है? लो रेशो इंडिकेट करते हैं कि आप अपने कस्टमर से टाइम से पैसा नहीं ले पा रहे हो, और आप की जो क्रेडिट पॉलिसी है या जो आप उधार माल दे रहे हो ज़्यादा टाइम के लिए दे रहे हो। तो डेट टू इक्विटी रेशो जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि डेट टू इक्विटी, यानी डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लोन, और इक्विटी जो शेयर होल्डर फंड्स, उन दोनों के बीच को रिलेशन को बताता है। यानी जब भी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो तो उसमें हमें पता लग जाता है कि इसमें शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगा रखा है, और इससे लॉन्ग टर्म लोन्स या लोन्स कंपनी ने कितने लोन्स ले रखे हैं। तो उस दोनों के रेशो को जानने के लिए हम डेट टू इक्विटी रेशो को कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली अगर हमसे कोई पूछे कि डेट टू इक्विटी रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो डेट टू इक्विटी रेशो इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो वो जानना चाहता है कि इस कंपनी में रिस्क कितना है। यानी कि अगर उसका डेट ज़्यादा होगा और इक्विटी कम हो गई, यानी शेयर होल्डर्स के फंड्स कम हो गए, तो उस कंपनी में पैसा लगाने में उतना ज़्यादा रिस्क होगा। अब ऐसे जब हम किसी बैंकर के पास अपनी बैलेंस शीट लेके जाते हैं तो बैंक भी आपको लोन देने से पहले देखेगा कि आपके जो इक्विटी आपने कितनी लगा रखी है अपनी कंपनी के अंदर, और लोन्स कितने ले रखे हैं। तो अगर उसको लगेगा कि हाँ आपका लोन, अगर बैंकर्स को लगता है कि आपके लोन कम से हैं और इक्विटी आपकी ज़्यादा है, तो बैंक आपको लोन देने में प्रेफर करेगा, अदरवाइज़ वो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसे ही हम बात करते हैं फार्मूले की। डेट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशो जैसे इसके नाम से ही फार्मूले का हमें पता लग रहा है, डेट और इक्विटी, यानी कि डेट को इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो हमें डेट टू इक्विटी रेशो हमारे पास आ जाएगी। अब जैसे डेट में मैंने बताया कि डेट में क्या है, अब जैसे लोन होते हैं आपकी बैलेंस शीट में, शॉर्ट टर्म लोन भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी लोन होते हैं, बट यहाँ डेट का मतलब है सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स। और उसके अलावा इक्विटी में क्या शामिल होता है? इक्विटी इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स, यानी कि शेयर होल्डर फंड्स में क्या शामिल करते हैं हम? शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, या रिजर्व एंड सरप्लस, तो सारे मिला के हम इसको इक्विटी बोलते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अब मैंने बैलेंस शीट से कुछ फिगरें उठा ली हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 और रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000। तो अब मैं डेट जो मेरे यहाँ 2 लाख रुपए के हैं, और जो मेरी इक्विटी है यानी जो शेयर होल्डर फंड्स हैं वो है 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,50,000, यानी टोटल हो गए 3 लाख। अब मैं डेट मेरे 2 लाख है, इक्विटी मेरी 3 लाख है, और 2 लाख को मैं 3 लाख से डिवाइड करूंगा तो मेरी जो आंसर आएगा वो 0.66 आएगा, यानी कि 0.66 टाइम आपकी डेट इक्विटी रेशो आ गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट टू एसेट रेशो की। जैसे इसके मीनिंग से ही पता लग रहा है कि डेट यानी कि जो लोन है और एसेट है उन दोनों के बीच के रिलेशन को बताती है। अब डेट टू एसेट रेशो से हमें ये पता लग जाता है कि जो भी आपके बिजनेस की टोटल एसेट है वो कितनी आपने परचेज़ की है फंडिंग के थ्रू यानी लोन के थ्रू, और कितनी आपने खुद की कैपिटल से परचेज़ की है। यानी कि सपोज करो अगर आपके बिजनेस के अंदर 1 लाख की एसेट है, तो अगर 75,000 का आपका लोन है तो उससे साबित हो जाएगा कि हमने 75,000 रुपये लोन लेके एसेट परचेज किए और 25,000 अपनी खुद की कैपिटल लगा के वो एसेट को परचेज किया है। तो एक्चुअली ये जो रेशो निकलती है परसेंटेज के अंदर निकलती है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि 75,000 और टोटल एसेट 1 लाख है, लोन 75,000 है, 25,000 आपकी कैपिटल है, तो आपकी जो रेशो आएगी वो 75% आएगी। तो डेट टू एसेट रेशो हमेशा परसेंटेज में आती है। तो इसका क्या फार्मूला होता है? डेट टू एसेट रेशो क्या फार्मूला होता है इसका? डेट यानी कि जो भी आपके बिजनेस में लोन है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से, यानी कि नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट से। अब डेट में क्या आता है? आपका लॉन्ग टर्म लोन आएंगे, और एसेट में आपकी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों, यानी टोटल एसेट इसमें आएंगी। नॉन करंट एसेट हैं वो आपकी आफ्टर डेप्रिसिएशन यानी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएंगी। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा भी जान लेते हैं कि डेट टू एसेट रेशो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज करो आपके लॉन्ग टर्म लोन है 2 लाख रुपए के, और नॉन करंट एसेट है आपके 1 लाख, करंट एसेट है 2 लाख, तो टोटल एसेट होगी आपकी 3 लाख। अब डेट टू एसेट रेशो को हम मतलब जैसे हमने फार्मूले में देखा कि जो फार्मूला होता है डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट होता है,
तो डेट हमारे कितने हैं 2 लाख और टोटल एसेट है हमारे 3 लाख और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज में हमारी रेशो आ जाएगी जो कि 66% आई है। तो यानी इससे ये शो हो रहा है कि हमने जो भी टोटल एसेट परचेज करेंगे बिजनेस के लिए उसके 66% हमने लोन से फंडिंग की है उसमें, और 33% हमने खुद की कैपिटल उसमें बिजनेस में लगाया हुआ है। फिक्स एसेट रेशो एक्चुअली हमें हमारी फिक्स एसेट और हमारे जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उन दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है। फिक्स एसेट में हम शामिल करते हैं अपनी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिक्चर ईटीसी। और हमारे जो लॉन्ग टर्म फंड्स में हम शामिल करते हैं शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को। तो एक्चुअली हमें जो फिक्स एसेट रेशो एक तरह से सोल्वेंसी रेशो है, जिससे हमें पता लगता है कि हमने जो अपनी कैपिटल उसमें लगाई है, बिजनेस के अंदर लगाई है, जैसे हमारे शेयर होल्डर फंड्स हैं या फिर हमने लॉन्ग टर्म लोन से लेके जो भी पैसा बिजनेस के अंदर लगाया उसका कितने परसेंटेज हमने फिक्स एसेट में लगाया और कितना परसेंटेज हमने करंट एसेट में लगाया यानी वर्किंग कैपिटल में लगाया। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पूरे का पूरा पैसा फिक्स एसेट में लगाओगे, क्योंकि उसका कुछ पैसा आपको वर्किंग कैपिटल में भी रखना पड़ता है, जो भी मतलब एक बिजनेस का सिनेरियो होता है जो एक बैंक भी देखते हैं। क्योंकि अगर आप पूरे का पूरा पैसा फिक्स एसेट में लगाओगे तो आप बिजनेस कैसे रन कर पाओगे। इसलिए फिक्स एसेट रेशो से हमें यही पता लगता है कि अगर आपने 1 रुपये बिजनेस के अंदर लगाया है तो उसका कितने पैसे आपने फिक्स एसेट में लगाया और कितने पैसे आपने करंट एसेट में लगाया है। तो हम फार्मूले की बात करते हैं कि फिक्स एसेट रेशो का फार्मूला क्या होता है। फिक्स एसेट का रेशो का जो फार्मूला होता है उसको हम नेट फिक्स एसेट यानी डेप्रिसिएशन के बाद की जो हमारी फिक्स एसेट होती हैं उसको हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म फंड से। तो हम हमारी फिक्स एसेट में जैसे मैंने बताई दी आपको, हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, ये सबको शामिल किया जाता है। और हमारे जो लॉन्ग टर्म फंड्स है, इसको ध्यान से सुनो, लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म सिर्फ लोन नहीं, लॉन्ग टर्म फंड्स, इसमें शामिल करते हैं हम शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यानी हम ऐसे ही बोल सकते हैं शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यानी कि फिक्स एसेट को डिवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म फंड से तो हमारी फिक्स एसेट रेशो आ जाएगी। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा भी जान लेते हैं कि हम फिक्स एसेट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने कुछ एक फिगर्स यहाँ पे लिखे हैं जिससे हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स एसेट रेशो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख से रुपए के, शेयर कैपिटल हमारी 1 लाख है, रिजर्व सरप्लस 1 लाख है और नेट फिक्स एसेट हमारी 3 लाख है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे, जिसमें हम सबसे ऊपर लॉन्ग टर्म लोन, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस करेंगे जो हमारा 4 लाख आएगा। और नेट फिक्स एसेट है हमारे 3 लाख। और 3 लाख को मैं 4 लाख से डिवाइड करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करके मेरी रेशो जो परसेंटेज में आ जाएगी। तो इससे जो मेरी रेशो आ रही है वो 75% आ रही है। इनके हमने जो भी पैसा बिजनेस में अंदर लगाया, 4 लाख बिजनेस में लगाया, उसमें 3 लाख हमने फिक्स एसेट में लगा दिया है और 1 लाख आपने वर्किंग कैपिटल के लिए रखा है। प्रोप्राइटरी रेशो से हमें पता लग जाता है शेयर होल्डर फंड्स और टोटल एसेट के बीच के रिलेशन का। यानी कि जो शेयर होल्डर ने पैसा बिजनेस के अंदर लगाया वो कितने परसेंटेज पैसा लगाया है और कितने परसेंटेज उन्होंने फाइनेंस से पैसा उसमें बिजनेस के अंदर लगाया है। तो हम प्रोप्राइटरी रेशो का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स को, उसको डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से। अब बात करते हैं कि शेयर होल्डर फंड्स में क्या चीज़ आती है। शेयर होल्डर फंड्स में आती है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो आपकी या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, वो दोनों इसमें इंक्लूड किया जाता है और इसको हम नेटवर्थ भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद हमारी टोटल एसेट में आती है आपके नॉन करंट और करंट, यानी टोटल एसेट उसमें आ जाएंगी। जो नॉन करंट एसेट होगी वो आपकी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन होंगी, यानी कि डेप्रिसिएशन के बाद। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा भी जान लेते हैं कि प्रोप्राइटरी को हम एक्चुअल में कैलकुलेट करते कैसे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स लिए हैं, 1 लाख शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख है, नॉन करंट एसेट 2 लाख है और करंट एसेट 2 लाख है। अब हमारे शेयर होल्डर फंड्स आ गए 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख और टोटल एसेट आ गई हमारी 4 लाख। अब मैं इसको 3 लाख को 4 लाख से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो मेरी जो रेशो आ गई वो 75% आ गई है। अब मेरे को इस रेशो से ये पता लग रहा है कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 75% जो पैसा है बिजनेस में खुद से लगाया है। कैपिटल गेयरिंग रेशो एक सोल्वेंसी रेशो है जिससे हमें हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाता है। यानी कि हमारी कंपनी के अंदर जो कॉमन स्टेक होल्डर्स की इक्विटी है वो कितने परसेंटेज है और जो हमारे फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स हैं वो कितने परसेंटेज में हैं। तो एक इंपॉर्टेंट सोल्वेंसी रेशो है तो जो हमें हमारे बिजनेस के रिस्क के बारे में बताती है, क्योंकि अगर आपके बिजनेस के अंदर फिक्स कॉस्ट बेरिंग फंड्स ज़्यादा होंगे
कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी से, तो आपके बिजनेस में उतना ज़्यादा रिस्क होगा और आपके बिजनेस में फाइनेंस की कॉस्ट उतनी ज़्यादा अधिक होगी। तो अब हम बात करते हैं कैपिटल गेयरिंग रेशियो के फार्मूले की, कि कैपिटल गेयरिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है। कैपिटल गेयरिंग रेशियो को निकालने के लिए हम कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी को डिवाइड करते हैं फिक्स कॉस्ट बेयरिंग फंड से। जो हमारी कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी है, इसमें आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को नहीं लेते। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लेते हैं फिक्स कॉस्ट बेयरिंग फंड्स में, क्योंकि हम जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो उसी टाइम उसका डिसाइड कर देते हैं कि हमें इसके ऊपर इतने परसेंटेज डिविडेंड देना है। बट जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐसा नहीं होता, वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको उस पर कितना परसेंटेज डिविडेंड देना है। उसके अलावा फिक्स कॉस्ट बेयरिंग फंड्स की अगर बात करें, फिक्स कॉस्ट बेयरिंग फंड्स में आपके आते हैं डेट्स, लोन्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स लिखे हैं बैलेंस शीट के उठा के, जैसे लॉन्ग टर्म लोन मैंने 1.5 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख है और रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख है। अब मैं सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करने अपने कॉमन स्टेक होल्डर इक्विटी, जिसमें आएंगे मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि मेरे दोनों 1-1 लाख है, तो मेरी 2 लाख आ गई। अब उसके अलावा मेरे फिक्स कॉस्ट बेयरिंग फंड्स हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो डिबेंचर इसमें नहीं है। अगर कोई और भी फंड्स है फिक्स कॉस्ट बेयरिंग फंड्स तो भी इसमें आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 3 लाख। अब 2 लाख को मैं डिवाइड करूँगा 3 लाख से, तो इसको मैं चाहे अनुपात में निकाल सकता हूँ, परसेंटेज में निकाल सकता हूँ। यानी कि इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 2:3 में हमारा जो कैपिटल लगी हुई है, या हम बोल सकते हैं कि 66% हमारा हमने फिक्स कॉस्ट बेयरिंग फंड्स लगाए हैं और 33% हमने इक्विटी कॉमन स्टेक होल्डर्स इक्विटी अपने बिजनेस के अंदर लगाई है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, यानी वर्किंग कैपिटल आपकी होती है करंट एसेट। इन वर्किंग कैपिटल हम 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल और एक नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल में हमारी इक्वल आती है करंट एसेट के, और नेट वर्किंग कैपिटल अगर हमें निकालनी हो तो हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। अब यहाँ पे टर्नओवर से क्या मीनिंग है? टर्नओवर का मीनिंग है आपकी सेल से, रेवेन्यू से, यानी कि आपकी जो सेल हुई है, जो रेवेन्यू है, उसको हम टर्नओवर बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर से जो हमें बताती है हमारी जो सेल है और हमारी जो वर्किंग कैपिटल है, उस दोनों के बीच के रिलेशन को। इसका जो फार्मूला होता है, हम नेट सेल को डिवाइड करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल से। वही जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी जो सेल में से हम माइनस करेंगे सेल रिटर्न को, यानी जितना भी हमारा माल जो हमने सेल किया था वो वापस हमारे पास आ गया किसी वजह से, क्वालिटी की वजह से, किसी भी वजह से, तो उसको हम माइनस कर देते हैं सेल में से, तो हमारी नेट सेल आ जाती है। और नेट वर्किंग कैपिटल की हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। और जब हम नेट सेल को नेट वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करेंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो आएगी, जो कि हमारी टर्म्स में आएगी। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने कुछ फिगर्स लिए हैं बैलेंस शीट की और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिससे हम वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो को कैलकुलेट करेंगे। जो आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हमको बैलेंस शीट में मिलती हैं, जो सेल और सेल रिटर्न है वो आपको मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब मेरे को सबसे पहले नेट वर्किंग कैपिटल में कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरी जो करंट एसेट है वो 5 लाख है और करंट लायबिलिटीज मेरी 3 लाख है, तो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल आ गई है 2 लाख। ऐसी मेरी सेल 6.5 लाख थी, उसमें से 50,000 की सेल मेरी वापस आ गई है, सेल रिटर्न्स आ गई है, तो मेरी नेट सेल बची है 6 लाख। अब मैं वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो निकालने के लिए 6 लाख को डिवाइड करूंगा 2 लाख से, तो मेरा आंसर आएगा 3, यानी कि जो मेरी वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो आएगी वो 3 टाइम्स आएगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो एक तरह से सोल्वेंसी रेशो है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा बिजनेस इतना प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, कि जिससे हम बिजनेस के लिए गए लोनों के ऊपर इंटरेस्ट टाइम से पेड कर पाएंगे या नहीं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें जानने के लिए हम ईबिट, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से, यानी कि जो हमारी अर्निंग है इंटरेस्ट से पहले, और उसको हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट जो हमें पेड करना है लॉन्ग टर्म डेट को, जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाती है। तो इस रेशो से हमें पता लग जाता है कि क्या हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं, जिससे हम उस इंटरेस्ट को पेड कर पाएंगे या नहीं। तो आपकी जो रेशो आनी चाहिए कम से कम 1.5, यानी ये तो एक आइडियल है, या आपकी एक भी आएगी तो उससे
ये साबित होगा कि आप सिर्फ इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं कि जिससे आप अपने बिजनेस के लिए लिए गए लोन के ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट ही पेड कर पाएंगे और दूसरे जो आपके टैक्सेस वगैरह हैं वो पेड टाइम से पेड नहीं कर पाएंगे। तो अगर फार्मूले की बात करें कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्या फार्मूला होता है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फार्मूला होता है ईबिट डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से। तो ईबिट को हम जब कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट में हमारे पास पीबीटी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें पीबीटी मिल जाता है और उसमें हम इंटरेस्ट को ऐड बैक कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारा ईबिट आ जाएगा। तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट ये भी हमें अपनी बैलेंस शीट के शेड्यूल में मिल जाता है, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेड्यूल हैं वहाँ पे हमारी फाइनेंस कॉस्ट का एक शेड्यूल होता है, वहाँ पे हमें मिल जाएगा कि हमने कितना इंटरेस्ट पेड किया है लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर। तो ईबिट को इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट से हम डिवाइड करके हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगी, जो हमें टाइम्स में मिलेगी। तो हम एक एग्जांपल के द्वारा भी जान लेते हैं। जैसे हमारा ईबिट 6 लाख है और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हमारे 2 लाख हैं, तो मैं 6 लाख को 2 लाख से डिवाइड करूँगा तो मेरा 3 आएगा, यानी 3 टाइम्स जो मेरी इंटरेस्ट कवरेज है 3 टाइम्स आएगी, यानी कि जो मैं इंटरेस्ट है उसको मैं 3 बार पेड कर सकता। तो आरओआई रेशो को हम आरओए रेशो भी बोलते हैं। आरओआई की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और आरओए की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन एसेट। यानी कि आरओआई रेशो से हमें ये पता लग जाता है कि हमने जो भी अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट के बदले बिजनेस से हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि वो जिस भी बिजनेस में इन्वेस्ट करे वहाँ से उसे अच्छा प्रॉफिट आए। तो इस रेशो को जो हम यूज़ करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट का हम कितने अच्छे से उसको यूज़ कर रहे हैं और कितना ज़्यादा उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आरओआई रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है बिजनेस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में पैट भी बोलते हैं। तो उसको आप डिवाइड करेंगे टोटल एसेट या ऐसे बोल सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई 100 करके आपकी आरओआई आ जाएगी परसेंटेज में कि आप पर ईयर कितना प्रॉफिट उससे कमा रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके फार्मूले की। आरओआई या आरओए रेशो का क्या फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला होता है पैट, उसको डिवाइड करते हैं टोटल एसेट, पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और टोटल एसेट आपकी टोटल जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो करंट एसेट हो या फिर फिक्स एसेट हो, तो आपको यहाँ पे टोटल एसेट लेनी है। पैट को डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से और मल्टीप्लाई 100, तो आपकी रेशो आरओआई रेशो आ जाएगी। तो अब हम एक एग्जांपल के द्वारा भी जान लेते हैं कि हम आरओए और आरओआई रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ पे पैट है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिला है 50,000 रुपये और हमारी नॉन करंट एसेट है 3.5 लाख रुपए और करंट एसेट है 6.5 लाख रुपए। तो हमारी टोटल एसेट हो गई है 10 लाख की। तो अब मेरे को आरओआई निकालनी है, तो आरओआई पैट डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो पैट है 50,000 डिवाइड टोटल एसेट 10 लाख से और मल्टीप्लाई 100, तो मेरी जो आरओआई है 5% आ गई है। तो आरओसी की फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जिसको हम कैलकुलेट करते हैं ईबिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबिट की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और उसको डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो हमारी आरओसी रेशो आ जाती है। तो आरओसी रेशो हम कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि हम पता लगा सकेंगे कि हमारे बिजनेस में हमने जो कैपिटल लगा रखी है उस पर हम सही प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं। तो आरओसी रेशो जितनी ज़्यादा अधिक होगी तो बिजनेस के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो आरओसी रेशो का जो फार्मूला होता है ईबिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ईबिट की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जब आपके पास बैलेंस शीट में पीबीटी होता है तो पीबीटी पे आप फाइनेंस कॉस्ट को ऐड कर दोगे तो आपको वहाँ पे ईबिट आ जाएगा। उसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड आप 2 तरह से निकाल सकते हो, एक तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करके या फिर शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो आपकी ये कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तरीक़ों से सेम ही आएगी। तो ईबिट को डिवाइड करके कैपिटल एम्प्लॉयड से तो आपकी आरओसी रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि आरओसी रेशो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने फिगर से लिए हैं बैलेंस शीट की, जैसे ईबिट है 50,000, टोटल एसेट है 13.5 लाख, करंट लायबिलिटीज हैं 6.5 लाख, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है 13.5 लाख, टोटल एसेट माइनस करें करंट लायबिलिटीज 6.5 लाख, तो हमारी 7 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है। तो आर उस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए ईबिट 50,000, उसको डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से यानी 7 लाख से और मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि ये रेशो हमारी परसेंटेज में आती है। तो हमारी जो रेशो आ गई है 7.14% आ गई है। ईपीएस का मतलब होता है कि एक शेयर ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है पूरे साल के अंदर, यानी जो भी कंपनीज का प्रॉफिट होता है उसको हम
टोटल शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमारा ईपीएस आ जाता है। तो उससे पता लगता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिट में चल रही है। क्योंकि अगर एक शेयर होल्डर को एक शेयर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो इसका मतलब कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करेंगे, ईपीएस का क्या फार्मूला होता है? ईपीएस का फार्मूला होता है पैट मीन्स प्रेफर्ड डिविडेंड, और उसको हम डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से। यानी कि जो पैट मतलब पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट के फुल फॉर्म होते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से हम जो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको जो डिविडेंड देना है, क्योंकि उनका डिविडेंड फिक्स होता है, जिस भी परसेंटेज पे हमने उसको शेयर होल्डर को इशू किया जाता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हमें इक्विटी शेयर होल्डर में बांट देना है। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा जान लेते हैं कि ईपीएस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो कंपनी के पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो 50 लाख था। उसके बाद जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया वो 10 लाख दिया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बच गया है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो 40 लाख बच गया है। अब हमारे पास जो वेटेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग थे वो थे 4 लाख। इन नंबर्स ऑफ 4 लाख में नंबर्स में है 4 लाख, तो हम 40 लाख को 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो ईपीएस आएगी वो 10 रुपीज़ आ जाएगी। DSCR की फुल फॉर्म होती है डेट सर्विस कवरेज रेशो। अब जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है डेट सर्विस कवरेज, मतलब जो हमने डेट्स लिए हैं बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो अपने बिजनेस के लिए, उस लोन की रीपेमेंट करने के लिए क्या हमारी कंपनी उतने प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, ये हमें इस रेशो से पता चलता है। जब भी आप किसी बैंक के पास नया लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपकी सबसे पहले DSCR रेशो कैलकुलेट करता है। अगर आप या इन्वेस्टर हो तो भी आपको DSCR रेशो के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कंपनी के पास इतने प्रॉफिट्स हैं ताकि वो लोन्स की रीपेमेंट्स और उसका जो इंटरेस्ट ऑफ पेड करने के बाद जो अपने उसके शेयर होल्डर हैं उसको डिविडेंड दे सके या नहीं। तो इसकी अब बात करते हैं इसके फार्मूले की। DSCR रेशो का क्या फार्मूला होता है? DSCR रेशो का फार्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन और प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स, तो डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस प्रिंसिपल ऑफ टर्म लोन, यानी जो भी हमने EMIs पेड की हैं टोटल्स पूरे साल के, तो उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे टोटल लोन्स की रीपेमेंट प्लस इंटरेस्ट जो भी हमने उसके ऊपर पेड किया है, तो हमारी क्या आ जाती है DSCR रेशो आ जाएगी। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा भी जान लेते हैं कि DSCR रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ फिगर्स लिखे हैं, जैसे पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 6 लाख है, डेप्रिसिएशन 3.5 लाख है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन हमारा 6.5 लाख है। उसके बाद जो हमने प्रिंसिपल की रिपेमेंट की है 4 लाख की है, और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन यानी जो हमने इंटरेस्ट दिया है टर्म लोन के ऊपर वो 4 लाख दिया है। तो अब हमें इन फिगरों से DSCR रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट जो भी हमने फार्मूले में देखा है, जो हमारा कुल मिला के हो जाएगा 16 लाख। और हमने जो लोन्स की टोटल रिपेमेंट की है प्लस इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स की है वो की है 8 लाख। तो हमारी जो DSCR रेशो आएगी वो 2 टाइम्स आएगी, जो कि किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है।